वेलकम नेक्स्ट स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट करवाई जा रही है और हमारा प्रैक्टिस सेट का दोस्तों जो ये है आज चौथा वीडियो है, जिसमें आपको रोज़ जो है 50 प्रश्न दिए जाते हैं। दोस्तों, सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। 50 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, अनुच्छेद 239 संबंधित है किससे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो हमारा अनुच्छेद 239 है, आपको बताना है कि किससे संबंधित है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है हमारा अनुच्छेद 239। तो अगर आपने बी को चुना था तो आपका जवाब जो है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा, किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? यानी कि जो पंचायत के चुनाव होते हैं उनके तिथि की घोषणा कौन करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य निर्वाचन आयोग। देखिए, जो राज्य के पंचायत के चुनाव होते हैं, ये सब जो चुनाव है यह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही आयोजित किए जाते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बात करें कि भारत का जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है यह किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में जो है हमारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग रखा गया है। और सुनील अरोड़ा जो है वर्तमान में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। तो इनका भी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न है, मार्च 2020 को किस राज्य में कोविड-19 का प्रसार रोकने हेतु मो जीवन यानी कि मेरा जीवन कार्यक्रम शुरू किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, क्योंकि कोविड-19 से या फिर कोरोना वायरस से आप एग्जाम में ज़रूर प्रश्न बनेंगे, क्योंकि ये जो है सबसे चर्चित विषय इस समय रहा है पूरे विश्व भर में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में जो है कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए मो जीवन यानी कि मेरा जीवन नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। अगर हम यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें, देखिए यहाँ की राजधानी आप सभी को पता है भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो नवीन पटनायक हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? प्रोफेसर गणेशी लाल। और यहाँ दोस्तों एक करंट अफेयर का प्रश्न बनता है कि हाल ही में जो है रसगुल्ला, आपने रसगुल्ला सुना होगा, तो रसगुल्ला को हाल ही में जो है उड़ीसा का जीआई टैग दिया गया है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसके लिए काफ़ी दिनों से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था और अंत में आकर जो है उड़ीसा को जो है रसगुल्ला का जीआई टैग दिया गया है। तो ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम भारत में सैन्य विभाग यानी कि दीवाने अर्ज की स्थापना की थी? तो भारत में सबसे पहले सैन्य विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये प्रश्न जो हमारा दिल्ली सल्तनत का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलबन ने। देखिए, सबसे पहले बलबन ने जो है भारत में सैन्य विभाग की स्थापना की और बाद में जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है यह व्यवस्था और सुव्यवस्थित हुई और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सैनिकों को वेतन देना शुरू किया, नियमित वेतन। तो इस प्रश्न का हमारा जो डी ऑप्शन है बलबन करेक्ट हो जाएगा। बात करें बलबन की, तो यह जो था इल्तुतमिश का गुलाम था, यानी कि यह जो था गुलाम वंश से संबंधित था। किस वंश से संबंधित था? गुलाम वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न देखिएगा, पांचवा प्रश्न, जनता दल सरकार द्वारा 1975 के आपातकाल की परिस्थितियों की जांच करने के लिए निम्न में से किस आयोग की नियुक्ति की गई? तो 1975 में जो जनता दल की सरकार द्वारा जो है आपातकाल की परिस्थितियों पर जांच करने के लिए कौन से आयोग की स्थापना की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है शाह आयोग की नियुक्ति की गई थी आपातकाल की परिस्थितियों की जांच करने के लिए। तो ए ऑप्शन जो है हमारा शाह आयोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी को पता होगा 1978 में जब आम चुनाव हुए थे तो इसी आपातकाल के कारण जो है कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था और जनता दल की सरकार बनी थी और मोरारजी देसाई जो थे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। छठा प्रश्न देखिए, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, सबसे अधिक आबादी की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए, अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें माजुली, तो यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर और असम में स्थित है। लक्षद्वीप की बात करें, देखिए यह सबसे साक्षर हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान की बात करें तो देखिए यहाँ पर भी जो है आबादी बहुत अधिक नहीं है। सबसे अधिक जो हमारे द्वीप पर आबादी है वो हो जाएगा सालसेत द्वीप। सालसेत द्वीप पर जो है हमारा मुंबई महानगर बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है? सालसेत द्वीप पर जो है मुंबई महानगर बसा हुआ है और यह सर्वाधिक आबादी वाला जो है हमारे देश में द्वीप है। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो हमारा मुंबई है द्वीप पर ही बसा हुआ है, सालसेत द्वीप पर। सातवां प्रश्न है कि भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया था? भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो था किसने प्रारंभ किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टॉमस मुनरो ने जो है भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है प्रारंभ किया था। अगर हम ऑप्शन नंबर ए तो को देखें कार्नवालिस, तो यहाँ से एक ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारत में जो सिविल सेवा का जो जनक था किसे माना जाता है, भारत में लॉर्ड कार्नवालिस को जो है सिविल सेवा का जनक माना जाता है। और बात करें लॉर्ड डलहौजी की, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में 1853 में सबसे पहले जो है रेलवे चलाई गई थी मुंबई से ठाणे तक। और जो भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत है वो भी जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में ही किया गया था। तो ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। 8वां प्रश्न है कोल विद्रोह, जो कि 1831 से 32 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह। तो 8वां प्रश्न जो है हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बुद्धो भगत ने जो है कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको रोज़ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। इसके अलावा देखिए मैथ और रीजनिंग को आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। मैथ रीजनिंग जब तक आप अच्छा नहीं करेंगे तब तक आप मेरिट में अपना नाम नहीं ला पाएंगे, इसलिए आपको लगातार मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करती रहनी है। देखिए हमारे चैनल पर आपको मैथ और रीजनिंग तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हम आपको इतना बता ज़रूर सकते हैं कि आपको तैयारी जहाँ से भी आप कर सकते हैं मैथ और रीजनिंग की करते रहिए, ताकि जो है आप एक सीट जो है अपना सुनिश्चित कर पाएँ। बाकी जीके के जो सारे पार्ट है वो हमारे चैनल पर आपको दिए जा रहे हैं। 9वां प्रश्न देखिएगा, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो मान है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो मान है 50 डिग्री का फ़ारेनहाइट स्केल में मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो 9वां प्रश्न है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। 10वां प्रश्न है, काकेशस पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए जो काकेशस पर्वत है इसके संबंध में 3 कथन दिए हुए हैं, तो कौन सा सही है आपको ये पहचानना। देखिए पहला है, यह एशिया को यूरोप से अलग करता है, बिल्कुल सही है। देखिए जो एशिया है वह यूरोप से यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत द्वारा ही अलग होता है, सही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस है, ये बिल्कुल सही है। यह पर्वत काला सागर एवं कैस्पियन सागर के मध्य में, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि तीनों पॉइंट जो हमारे हैं बिल्कुल सही दिए हुए हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? जो कूलिज नलिका होती है इसका प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए होता है? सही आंसर हो जाएगा एक्स किरणें। जो कूलिज नलिका का प्रयोग होता है एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए होता है। और बात करें कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो रॉन्जन, आपने नाम सुना होगा, रॉन्जन ने जो है एक्स किरणों की खोज की थी। तो इनका भी नाम आपको याद रखना होगा। 12वां प्रश्न है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। यानी कि आपको बताना है कि जो कोबाल्ट 60 होता है यह क्या उत्सर्जित करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। गामा किरणों को उत्सर्जित कौन करता है? कोबाल्ट 60। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, मिस्र के नील नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध स्थित है? जो नील नदी है मिस्र में उस पर कौन सा बांध स्थित है? 13वां प्रश्न सही आंसर हो जाएगा आस्वान बांध जो है स्थित है। बात करें नील नदी की तो अफ्रीका के विक्टोरिया झील से, कहाँ से? विक्टोरिया झील से जो है नील नदी का उद्गम होता है और यह भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। मिस्र को जो है नील नदी की देन ही कहते हैं क्योंकि नील नदी के किनारे ही जो मिस्र की सभ्यता है पूरे विकसित हुई थी। तो ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और जो नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी भी है। सबसे अपवाह के क्षेत्र से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो हमारा हो जाएगा अमेजन। लंबाई के मामले में नील नदी सबसे लंबी हो जाएगी। 14वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो देखिए 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी वहीं से जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कार्य शुरू होता है। तो 1885 से लेकर 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं उदारवादी चरण। क्या कहते हैं? उदारवादी चरण कहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें गांधी युग की तो देखिए 1917 में महात्मा गांधी ने जो है अपना आंदोलन शुरू किया था चंपारण से। तो 1917 के बाद से जो है 1942 तक का जो प्रमुख काल है इसे गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय तक का। तो ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 15वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है में सर्वाधिक योगदान करता है? तो कौन सा क्षेत्र ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में सर्वाधिक योगदान करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र। देखिए जो तृतीयक क्षेत्र होता है इसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, यानी कि सर्विस सेक्टर कहते हैं। जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, रेलवे हो गया, जो यानी कि सुविधा प्रदान करती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, ये सभी जो है सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, यानी कि जो सेवा प्रदान करते हैं उन्हें हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तो
तो ये जो है जीएनपी में यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में सबसे अधिक योगदान करते हैं। 16वां प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो देखिए, जो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट था, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट था, इसके द्वारा भारत के जो है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई और इस अध्यादेश की जो अवधि रखी गई वह 6 माह के लिए जो है इसको मान्य रखा गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, 1861 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, कार्बोरेटर का उपयोग होता है किस कार्य में? कार्बोरेटर का उपयोग किस कार्य में होता है? तो सही आंसर हो जाएगा पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने के लिए जो है कार्बोरेटर का प्रयोग होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नादिर शाह के आक्रमण के बाद किस अफगान शासक ने उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण किया? तो नादिर शाह के आक्रमण के बाद किस अफगान शासक ने उत्तर भारत पर 5 बार आक्रमण किया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमद शाह अब्दाली। देखिए, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध भी लड़ा गया था। तो ये भी प्रश्न याद रखना है कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध था वह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ही लड़ा गया था। ये प्रश्न में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 19वां प्रश्न है कि भारत के निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो देखिए, पहले यहाँ पर याद रखना है कि जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं हमारे देश में उनका प्रावधान अनुच्छेद 324 में रखा गया है। देखिए, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयुक्त को रखा गया है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तो इनको जो है राष्ट्रपति के द्वारा हटाया भी जा सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इनको जो है पद से हटाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास ही है। तो ये प्रश्न आपको याद रखना होगा। 324 में निर्वाचन आयोग रखा गया है। और बात करें कि निर्वाचन आयोग जो हमारा है देश में, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को जो है हमारे देश में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। 20वां प्रश्न है, सापेक्ष निर्धनता यानी कि जो रिलेटिव पॉवर्टी होती है इसका अर्थ क्या है? तो सापेक्ष निर्धनता का अर्थ होता है कि आर्थिक असमानताएं। क्या होता है? आर्थिक असमानताएं। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? तो देखिए, जो हमारे यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष बनाए गए उनका नाम हो जाएगा प्रदीप कुमार जोशी। इनसे पहले कौन थे? देखिए, इनसे पहले जो थे अरविंद सक्सेना थे। अरविंद सक्सेना कार्यकाल अगस्त 2020 में समाप्त हो गया और प्रदीप कुमार जोशी को जो है यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बात करें कि यूपीएससी का वर्णन जो है हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 315 से लेकर 323 तक जो है हमारे देश में हमारे संविधान में यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। और 324 में आपका चुनाव आयोग मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट आप ये लगातार याद रख सकते हैं। और बाकी अगर ऑप्शन की बात करें, देखिए, मनोज सिन्हा को जो है हाल ही में जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया है। तो ये प्रश्न भी देखिए, मनोज सिन्हा काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आपको नाम याद रखना है। जम्मू कश्मीर के इन्हें हाल ही में उपराज्यपाल बनाया गया है। 22वां प्रश्न है, किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई? तो देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो शेरशाह की मृत्यु हुई थी वह कालिंजर अभियान के समय जो है बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण हो गया था। तो डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आपको सभी को पता होगा कि जो हमारा शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बिहार के सासाराम में जो है शेरशाह का मकबरा स्थित है। और शेरशाह को जो है अकबर का अग्रगामी भी कहते हैं। इसने ही जीटी रोड का जो है निर्माण करवाया था, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब जो है शेरशाह सूरी से प्रश्न बनते हैं। 23वां प्रश्न है कि श्री राजीव महर्षि के स्थान पर निम्न में से किसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बनाया गया है? तो देखिए, हाल ही में राजीव महर्षि के स्थान पर जो है गिरीश चंद्र मुर्मू को CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू क्या थे? जम्मू कश्मीर के ये पहले उपराज्यपाल थे। यह जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। इन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया तो इन्हें बाद में जो है CAG बना दिया गया। बात करें कि CAG हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, अनुच्छेद 148 में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का जो है सृजन किया गया है। तो 148 के अंतर्गत जो है CAG का जो है वर्णन आता है संविधान में। 24वां प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? जो पुष्टि मार्ग है इसके दर्शन की स्थापना किसने की थी? 24वां प्रश्न सही आंसर हो जाएगा, वल्लभाचार्य जो है पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी। बी यहाँ पर जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है
अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्न में से किन लिपियों में लिखा गया है? देखिए, जो कांधार से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह यूनानी और अरमाइक लिपियों में लिखे गए हैं। किस लिपि में? यूनानी और अरमाइक। तो जो कंधार है ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है। अशोक के जो भारत में अभिलेख मिले हैं वो अधिकतर ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। 26वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में है वह निम्न में से कौन सा? यानी कि धौलावीरा आपको बताना है कि किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। और बात करें कि यह किस नदी के तट पर स्थित है, तो लूनी नदी, आपको याद रखना होगा, जो लूनी नदी है, लूनी नदी के तट पर धौलावीरा स्थित है और यह गुजरात में है। जो लूनी नदी है यह कच्छ के जो कच्छ का रण है वहाँ पर जाकर ये वहीं पर लुप्त हो जाती है। तो वहीं एरिया जो है धौलावीरा वाला एरिया वहीं पर आता है। 27वां प्रश्न है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए, 27वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी जो है, स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में सबसे पहले जो है संविधान सभा का जो है विचार रखा गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 किस थीम के साथ मनाया गया? देखिए, जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 थी ये किस थीम के साथ मनाया गया? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 28वां प्रश्न। सही आंसर हो जाएगा सी, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता जो है इस बार के मतदाता दिवस की थीम थी। बात आई है मतदाता दिवस की, तो आपको पता होना चाहिए मतदाता दिवस यानी कि वोटर्स डे कब होता है। तो हमारे देश में जो है 25 जनवरी को जो है 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही जो है हमारे देश में चुनाव आयोग या फिर निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को जो है वोटर्स डे या फिर जो है वोटर्स डे यानी कि मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो ये 25 जनवरी आपको याद रखना है। 29वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? तो गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला सबसे अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा सुभद्र जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा डायलिसिस कहते हैं। सही आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, डायलिसिस। 31वां प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना 2020 की शुरुआत की है? तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। नवीन रोजगार छतरी योजना जो है उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करके जो है स्वावलंबी बनाने का जो है प्रयास इस योजना के द्वारा किया जा रहा है। ये योजना शुरू की गई उत्तर प्रदेश द्वारा। आपको पता होगा यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। देखिए, दुधवा नेशनल पार्क अभी कहाँ है? दुधवा नेशनल पार्क हमारा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत के बीच में। तो ये कुछ पॉइंट जो है यहाँ से आपके बनते हैं, आपको याद रखना है। 32वां प्रश्न है, कावेरी नदी के बांध के पीछे का जलाशय किस नाम से जाना जाता है? जो कावेरी नदी के पीछे जलाशय बनाया गया है उसका नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा कृष्ण सागर झील। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण सागर झील करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, वायु दाब को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक क्या है? यानी कि जो एयर प्रेशर वायु दाब होता है इसको प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक क्या है? सही आंसर हो जाएगा जलवाष्प। जलवाष्प जो है वायु दाब को सबसे अधिक प्रभावित करता है। 34वां प्रश्न है, शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे हैं कौन से? जहाँ यानी कि ऐसे पौधे जिसमें शैवाल और कवक दोनों का परस्पर सहयोग होता है। तो सही आंसर हो जाएगा लाइकेन जो है शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बनने वाला सहजीवी पौधा है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो है राइट हो जाएगा। 35वां है प्रश्न, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? जो एस्पिरिन दवाई है कहाँ से मिलती है? सही हो जाएगा एक प्रकार के पेड़ से। 36वां प्रश्न है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? टेफ्लॉन किस एकलक का बहुलक है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। देखिए, विज्ञान के प्रश्न काफ़ी पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, तो ये सारे साइंस के प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको स्किप नहीं करना है, पूरा देखते रहना है। 37वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम थी? तो 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी? सही आंसर हो जाएगा केरल में जो है शिशु जो है मृत्यु दर सबसे कम रही थी 2011 की जनगणना के अनुसार। जब 2021 में जनगणना होगी तो आंकड़ों में कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलेगा।
38वां प्रश्न है कि दामोदर घाटी निगम, जिसे हम दामोदर वैली कारपोरेशन भी कहते हैं, किस राज्य की बहुमुखी परियोजना है? तो दामोदर घाटी निगम किस राज्य की बहुमुखी परियोजना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा बिहार एवं पश्चिम बंगाल की जो है यह संयुक्त परियोजना है। देखिए, जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी, पहली पंचवर्षीय योजना में जो है नदी घाटी परियोजनाओं को विशेष जोर दिया गया था, और ये भी जो है पहली पंचवर्षीय योजना में ही शुरू की गई थी। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है नदी घाटी परियोजनाओं को जो है आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो ये भी प्रश्न बनता है कि नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? देखिए, डी करेक्ट हो जाएगा, आधुनिकीकरण से और देश के अंदर बंदरगाह को आपस में जोड़ने से। तो बी और सी दोनों सही हैं, डी करेक्ट हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? अनुमानतः 330 मीटर प्रति सेकेंड। बी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 31 जोड़ी। 42वां प्रश्न है, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? जो नदी का बहता हुआ जल होता है वह किस प्रकार के ऊर्जा का संवहन करता है? सही आंसर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का संवहन करता है, काइनेटिक एनर्जी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है कि कॉक्स शब्द का संबंध किस खेल से है? 43वां प्रश्न है, कॉक्स शब्द का संबंध किससे है? तो नौका दौड़ से संबंधित है कॉक्स। अगला प्रश्न देखिए, 44वां प्रश्न, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल होता है? यानी कि जो सर्विस सेक्टर होता है यह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल होता है? तो जो हमारे सर्विस सेक्टर होते हैं वह तृतीय क्षेत्र में आते हैं, यानी कि टर्शरी सेक्टर हम इन्हें कहते हैं, सर्विस प्रोवाइडर इन्हें माना जाता है। 45वां प्रश्न है, अंग्रेजी समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे और संपादक कौन थे? तो जो नेशनल हेराल्ड था इसके संपादक कौन थे? तो देखिए, जो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र था यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है 1938 में स्थापित किया गया था। कब? 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है 46वां, सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत किसने की थी? सिख धर्म में जो है पाहुल प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने जो है पाहुल प्रथा की शुरुआत की थी। अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें, देखिए, गुरु अंगद देव जो थे ये सिखों के दूसरे गुरु थे। कौन से गुरु थे? दूसरे गुरु थे। और इन्होंने जो है सिखों की जो पंजाबियों की जो लिपि है गुरुमुखी लिपि, इसकी शुरुआत किसने की थी? गुरु अंगद देव ने ही की थी। बात करें गुरु अर्जुन देव की, तो गुरु अर्जुन देव जो है 5वें गुरु थे सिखों के, और इन्होंने जो है आदि ग्रंथ की रचना की थी। बात करें कि गुरु हरगोविंद सिंह, देखिए माफ़ कीजिएगा यहाँ पर इस प्रश्न का ऑप्शन सी है गुरु गोविंद सिंह, और गुरु हरगोविंद सिंह जो है 6ठे गुरु थे और इन्होंने जो है अकाल तख्त की स्थापना की थी। तो पाहुल प्रथा की जो शुरुआत है वो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। 47वां प्रश्न है, बहलोल लोदी ने किस सैयद वंश के शासक को अपदस्थ कर दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना की? तो सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन शाह को पराजित करके जो है बहलोल लोदी ने जो है लोदी वंश की स्थापना की थी। 47वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो बिहार का जो पूर्णिया है यह जो सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। सी करेक्ट हो जाएगा। 48वां प्रश्न देखिए, 49वां प्रश्न हमारा है कि संविधान में मंत्रिमंडल का शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो 49वें का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 में जो है जो हमारा नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है, इसी में जो है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? देखिए, कानूनी विषय पर जो है राज्य सरकार को परामर्श देता है एडवोकेट जनरल। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, इस वीडियो में कुल मिलाकर 50 प्रश्न थे। अगर आपने 35+ अगर सही किया है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, और इसे बढ़ाकर आपको 40+ पे ले जाना है। जब आप 40+ क्वेश्चन सही करने लगेंगे तो समझ जाइए कि आपका स्कोर काफ़ी अच्छा हो रहा है। और जिन लोगों का स्कोर 45 से ऊपर है उनके लिए दोस्तों बहुत अच्छी खबर है कि वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।